drama. Coming out and send you to your mama. Whip the drop your body in place till the sun's out. Can't fuck with this. चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है। बोल रहा है कि ये अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना, और कुछ नहीं बोला है, केवल ये ऐसा क्वेश्चन बना दिया, अब बराबर में इक्वल टू में व्हाट क्वेश्चन लगा दिया, मतलब कि बोल रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना। अब हालांकि अपन पढ़ रहे हैं एपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला, तो सीधी सी बात है ये एपी में ही है, लेकिन अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को समझने की जरूरत है कि अपन लोग एपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में ये बोले कि ये अपना जो दे रहे हैं वो एक जो सीरीज हम दे रहे हैं वो आपको वो कहता है एपी का है और आपको इतने टर्म का सम फाइंड करना है। ये जरूरी नहीं कि किताब में ये क्वेश्चन या पेपर में आपको ये क्वेश्चन ऐसे बोले, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है जिसमें कुछ नहीं बोल रहा है, केवल ये सीरीज बना दिया और यहाँ पे देखो क्या लगाया है प्लस, क्या लगाया है प्लस, अब बोल रहा है बराबर में व्हाट, मतलब बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। ये जितने भी टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है -5 -8 -11 डॉट 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 फिर यहाँ पे प्लस -230, ये क्या करवाना चाह रहा है, ये योग ना निकलवाना चाह रहा है, सम ना फाइंड करवाना चाह रहा है। ये देखो क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा कि नहीं लगा यहाँ पे, ये देखो, यानी कि वो जो सीरीज उसने बना के रखी है वो अपने इस सीरीज का आपसे क्या निकलवाना चाहता है, सम, योग। ये प्लस का साइन लगा हुआ है, इससे देख के समझो, ठीक है ना। अब ये चेक कर लो कि क्या हमारे पास ये जो सीरीज दे रखी है ये एपी में है कि नहीं। हालांकि क्वेश्चन तो है तो वो तो एपी में ही रहेगा, पर फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे अपन एपी में है कि नहीं। तो इसके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, क्या करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। तो सेकंड टर्म क्या है इसका, -8 फिर माइनस, ये कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस बराबर आता है कि नहीं आता। तो -8 में से इसके -5 को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म अपना -5 है, सेकंड टर्म -8 है, थर्ड टर्म जो है वो -11 है, लास्ट टर्म कितना है, -230। ठीक, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब -8 में से -5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे ही इसका ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये कहाँ से आ गया, ये अपना a2 - a1 से। अब जैसे मान लो अपन निकालते हैं, ये जो d निकाला हमने कहाँ से निकाला, a2 - a1 से। अगला अपन निकालते हैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो थर्ड टर्म कितना है, -11, माइनस करो सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म क्या है, -8। अब जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये का हो जाएगा, माइनस माइनस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 11 में से 8 जाएगा 3, बड़ी संख्या माइनस में तो कहाँ में आएगा आंसर, माइनस में आएगा। तो देखो अपना कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है वो सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, जो डिफरेंस आ रहा है वो लगातार दो टर्म के बीच का जो अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो काहे की है, एपी की है, समांतर श्रेणी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एपी बना के आपको दे रखा है, यानी समांतर श्रेणी बना के दे रखा है, और वो चाहता है कि क्या, वो क्या निकलवाना चाह रहा है, बीच में प्लस लगा दिया, मतलब वो ये चाहता है कि आप उसके दिए हुए इस एपी के सीरीज का क्या निकालो, सम निकालो, इस समांतर श्रेणी का योग निकालो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब बात ये आती है, जब ये तो क्लियर हो गया कि एन टर्म का सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, देखो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो आप सीधे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म वाला लगा सकते हो। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज की दिक्कत है, वो ये है कि हमको फर्स्ट टर्म भी पता है इस एपी का, लास्ट टर्म भी अपने को पता है, लेकिन अपने को इसमें टोटल यहाँ से लेकर वहां तक कितने टर्म हैं ये नहीं पता है। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर वहां तक में टोटल कितने टर्म हैं अपने को ये नहीं पता है। तो पहले तो अपने को टारगेट, अपना टारगेट तो पहले ये बनेगा नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का, पद की संख्या की, यहाँ से लेकर वहां तक में टोटल कितने पद हैं, जब वो निकालेंगे तब तो अपन इसका सम निकाल पाएंगे। तो अब बात ये आती है कि आप ये नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करोगे, यानी कि मतलब कैसे पता करोगे कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं। तो भाई देखो अपना फर्स्ट टर्म दे रखा है, सीरीज बना के रखा है, तो इससे तो तुम्हें फर्स्ट टर्म भी पता चल गया कितना है, -5, और कॉमन डिफरेंस -3 निकाल ही लियो। लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब उसको अपन अगर ये मान लें कि इसमें टोटल n टर्म है, कितने पद हैं, टोटल n पद हैं, तो ये मेरा कौन सा पद बनेगा, nth टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा टर्म बन जाएगा ये। अगर मैं मान लूँ इसमें टोटल n टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, डॉट 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 डॉट, ये हमारा कौन सा बनेगा, nth टर्म बनेगा, क्या बनेगा, nth टर्म। तो अपन nth टर्म के फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपन देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अपने को nth टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, और n अपने को यहाँ से निकल जाएगा। बस
यहाँ पे क्या करो, वैल्यू रखो सबकी। nth टर्म कितनी दे रखी है, -230 बराबर फर्स्ट टर्म कितना है -5 प्लस n तो अपने को फाइंड करना है तो n की जगह रहने दो n, और d की वैल्यू कितनी है -3। ये इसको सॉल्व करके अपने को n निकालना है, तो चलो सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये -5 है, ये अलग से प्लस में ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर अलग से ये प्लस में, तो पहले इसको इधर लाओ तो वो इधर माइनस में इधर आएगा तो कहीं में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये। अब इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू -3, भैया प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या 230 में से 5 माइनस करूंगे तो कितना हो जाएगा 225, बड़ी संख्या माइनस में तो कहीं में आएगा माइनस में। अब n-1 के साथ -3 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाले को बराबर किधर लाऊंगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। उधर क्या बचेगा n-1, इस माइनस से इस माइनस को क्या कर दो, काट दो, इससे इसको काटो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर वो -1 को इधर ला लो तो कहीं में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा आंसर 76। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें टोटल 76 टर्म है, 76 पद हैं। अब n पता चल गया तो इस फॉर्मूले में रख के अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, n पदों का योग निकाल सकते हैं Sn। तो यार टोटल कितने पद हैं, 76 पद हैं, मतलब 76 पदों का योग निकालना है 76 टर्म का। तो n की जगह अपन को क्या रखना है 76/2। अब इसमें अपन फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है -5 प्लस लास्ट टर्म कितना दे रखा है -230, ये बस इसको सॉल्व करने में भाई 2 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16 है ना, ये हो जाएगा। इसको 2 से काटने पर 38 आएगा, ये प्लस, ये ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये -5 है, फिर -230, ये तो ये कितना हो जाएगा 38, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 235, और आएगा कहीं में माइनस में। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कहीं में आएगा माइनस में। अब इन दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और इसका जो आंसर है वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, तो समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, बोल रहा है कि अपने पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, उसका 13 टर्म दे रखा है 35। अब बोल रहा है S13 फाइंड करो। क्या करना है, S13 मतलब क्या हुआ, उस एपी के 13 टर्म का क्या पता करना है, सम फाइंड करना है, योग निकालना है 13 पदों का। तो भाई ये बताओ S13, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है और 13 टर्म भी दे रखा है, यानी पहला पद दे रखा है और 13 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो इसका मतलब वो 13 टर्म यानी लास्ट टर्म दे रखा है, अंतिम पद। तो अपन Sn का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल वाला लगा सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म वाला। Sn = n/2 इंटू a प्लस एल। क्यों, क्योंकि अपने को फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और 13 टर्म का सम फाइंड करना है। एपी के टोटल कितने टर्म का फाइंड करना है, कितने पदों का योग निकालना है, 13 पदों का। लास्ट 13वां पद भी क्या करके रखा है, दे रखा है। तो मतलब अपन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बात वही आ गई फिर से, यहाँ पे अपने को n नहीं पता है, नहीं पता है भैया, पता है, ये देखो 13 टर्म दे रखा है ना, 13 टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला है, तब पता है। यहाँ पे 13 रखना है n की जगह, ठीक है। तो n = कितना दे रखा है 13 = 13/2, a फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 35, तब तो दे रखा है। समझ रहे हो ना भैया, क्वेश्चन तो ऐसा देता है, क्या क्या डाटा अपने पास अवेलेबल है उसके हिसाब से अपन कौन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब किस तरीके का क्वेश्चन बोल रहा है तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अपन को कौन कौन सी वैल्यू पता है, ठीक है। क्लियर, चलो तो अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 13/2, 35 और 7 7 5 12 कितना हो जाएगा 42। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 4 2 1 कम 2, तो 13 × 21। इसको सॉल्व करना है, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 2 1 कम 2, 273 इसका आंसर आएगा। वही मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 13 और 21, मतलब 1 का 3 में किए तो 3 आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 कम 1 तो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और इधर सीधा सीधा 2 1 कम 2, 273। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये गुणा उड़ा तो सबको आता ही होगा मल्टीप्लाई वगैरह कर, ठीक है। चलो तो इस तरीके से अपन का ये जो क्वेश्चन दिया था इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रखा है कि अपने पास एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है जिसका थर्ड टर्म कितना दे रखा है 15 दे रखा है A3, और उसके 10 टर्म का सम दे रखा है 125, यानी S10 का मतलब क्या हो गया 10 टर्म का सम हो गया। अब A10 इसका मतलब ये हो गया कि इसका 10वां टर्म 10th टर्म यानी 10वां पद वो क्या कर रहा है पूछ रहा है, वह बोल रहा है बताओ उस एपी का 10th टर्म क्या होगा। एक बार बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला 10वां टर्म अपने को निकालना है तो अपन nth टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं, an = a + n-1 × d होता है। तो अब 10वां टर्म निकालना है तो n की जगह क्या आएगा 10, यानी A10 = क्या हो जाएगा a + n की जगह 10 रखूंगा तो 10 - 1 9 हो जाएगा 9d, है ना। ये तो काफी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो पिछले लेक्चर में,
nth टर्म वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे 10वें टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 9b। अब ये 10वां टर्म आपका तभी निकलेगा जब आपको इस AP का फर्स्ट टर्म पता हो और दूसरा क्या, कॉमन डिफरेंस पता हो, सर्वांतर, तभी क्या कर सकते हो आप, इसका 10वां टर्म फाइंड कर सकते हो। तो अब बात आती है कि अब ये ना तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, ना ही इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ना तो प्रथम पद दे रखा है, ना ही सर्वांतर। तो अब क्या करोगे, तो अब करना क्या है, अपने को जो डाटा दे रखा है उस डाटा की मदद से हम इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। अब वो समझना पड़ेगा अपन को कि हमको जो चीज दे रखी है अपन उस दिए हुए मान से हमको जो चाहिए वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो जो चीज दे रखी है उसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। तो अपन को क्या गिवन में है, गिवन में क्या है, दे क्या रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है। कितना दे रखा है थर्ड टर्म, a3 इक्वल टू क्या दे रखा है, 15। तो थर्ड टर्म का इक्वेशन क्या होता है, तीसरे पद का इक्वेशन क्या बनेगा। मान लो हमारा जो AP है उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। मान लो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इक्वल टू d। क्लियर। मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सर्वांतर क्या है, d है। तो हमारा उस समांतर श्रेणी यानी AP का थर्ड टर्म कितना दे रखा है, 15। तो थर्ड टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 3 माइनस 1 करूंगा तो 2d इक्वल टू 15। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको अपन मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। a और d का अपने एक पहला इक्वेशन निकल गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, देखो 10 टर्म का सम भी दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है, 10 पदों का योग भी दे रखा है। तो यानी S10 इक्वल टू कितना दे रखा है, 125। तो अब यहाँ पे 10 पदों का योग दे रखा है, तो 10 पदों के योग वाला फॉर्मूला क्या निकाल लगेगा अपने का यहाँ पे, तो 10 पद का योग दे रखा है ना, तो होता है n/2 यानी 10/2 प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी की वैल्यू 10 है ना। तो भाई SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये 10 पदों का योग दे रखा है, तो यानी की जगह अपन क्या रखेंगे 10। तो 10 पदों का योग कितना निकल के आएगा भाई, 10/2 और फिर 2 इंटू एक, अपन को फर्स्ट टर्म पता नहीं थी इसलिए a लिखा हुआ है, 10 माइनस 1 यानी 9, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, और इंटू d भी नहीं पता है तो d की जगह d रखा रहेगा इक्वल टू 125। इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 5, 5 से इसको काट दो तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी ये कितना निकल गया यहाँ से 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ गया 25, ठीक है ना। इसको अपन मान लेते हैं सेकंड टर्म। अब जरा देखो अपने पास a और d के दो इक्वेशन तैयार हो गए। a और d के अपने पास क्या हो गए, दो इक्वेशन। देखो यहाँ पे अपने पास दो चीज अननोन थी, अपने पास यहाँ दो की वैल्यू नहीं पता थी, ना तो a पता था ना d को पता था। इसीलिए उसने a और d को निकालने के लिए उसने दो अलग अलग डाटा दे रखे हैं। इस दोनों डाटा की मदद से a और d के दो इक्वेशन बन गए, दो समीकरण बन गए, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। दो चीजें अननोन थी इसलिए उसी को निकालने के लिए उसने दो और दूसरी चीजें दे दी। वहां से अपन को जिन दो चीजों की वैल्यू नहीं पता उससे रिलेटेड अपने पास दो इक्वेशन आ गए। अब इस इक्वेशन की मदद से अपने को क्या करना है, a और d की वैल्यू निकालना है। तो थर्ड चैप्टर में अपन लोग पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, रैखिक समीकरण, दो चार रैखिक समीकरण का, उसमें दो ठो अलग अलग वेरिएबल होते थे और मैक्सिमम पावर 1 होते थे लीनियर। तो उससे रिलेटेड अपन लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो जैसे मान लो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ, मान लो तो फर्स्ट टर्म है बाय इक्वेशन फर्स्ट, अपन फर्स्ट टर्म से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 15 दे रखा है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, इसको उधर भेज दूंगा माइनस 2d, ठीक है ना, क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने क्या किया, a की वैल्यू निकाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे की जाती है, कैसे हल किया जाता है, किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू को उठा के किसी दूसरे इक्वेशन यानी दूसरे समीकरण में ले जाके क्या करना है, रखना है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने a की वैल्यू निकाली, a का एक मान निकाला। अब इस a का मान क्या करना है अपने को, सेकंड इक्वेशन में क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है ना। तो क्या करना है अपने को, ये बाय इक्वेशन फर्स्ट से निकाला, अब पुट इन इक्वेशन सेकंड ऑफ a, मतलब a को क्या करना है, a की वैल्यू को अपन सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई 15 माइनस 2d, यहाँ पे रख दो 2 इंटू a की जगह रख दो 15 माइनस 2d, बाकी जो वैल्यू लिखे है वैसे उतार दो इक्वल टू 25, ठीक है, क्लियर। हमने केवल जहाँ a था वहां पे a की वैल्यू हमने जो निकाली वो रख दी, बाकी सारी चीजें वही रिपीट हो जाएंगी, जो चीजें हैं वो लिखी रहेंगी, ठीक, क्लियर। अब इसको क्या करना है अपने को, सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 15 टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 4d प्लस ये हो गया 9d इक्वल टू 25,
क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4D है ना, हाँ, तो ये कितना हो गया 30, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। ठीक, और इस 30 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 30। भाई ये बड़ी संख्या में इसलिए प्लस माइनस माइनस हुआ, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस में 5D आया है। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आएगा, प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 जाएगा 5, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस। अब डी बराबर ये गुणे में उधर भेज देंगे तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डी के साथ, अब उधर भेजूंगा डिवाइड में, ये से कट के कितनी वैल्यू आ गई 1, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। कोई दिक्कत। अब जब डी की वैल्यू आ गई तो इसको थर्ड इक्वेशन में रख के अपना फर्स्ट टर्म निकाल लो, तो क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, इसको चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन मान लो, इन इक्वेशन थर्ड टर्म में डी की वैल्यू रख दो तो आपका ए की वैल्यू निकल आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू भाई 15 -2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, कितना हो जाएगा भाई, ये जैसे ब्रैकेट खोलोगे मल्टीप्लाई करोगे -2 का -1 में तो क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 + 2, तो इसका कितना आ गया 17। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 17, निकल गया ना अपना ए और डी की दोनों की वैल्यू। अब 10वें टर्म को पूछा था, ए और डी की वैल्यू उठा के रख दो तो आपका 10वां टर्म भी आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व किए हैं। तो पहले अपने पास जो दो अननोन है, जो अपने को जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। अब फिर उसमें से देखो उसके फॉर्मूले में जितनी चीजें हैं क्या वो सारी चीजें अवेलेबल है अपने पास। अब अगर अपने पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है तो जो चीज दे रखी है उसकी मदद से अपन जो अपने को वैल्यू चाहिए उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो दो टर्म दे रखा था और एक दे रखा था सम, अपन ने उन दोनों की मदद से क्या किया, ए और डी का इक्वेशन बना लिया। उन दोनों इक्वेशन को अपन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लो। जब ए और डी की वैल्यू निकल गई तो अब 10वां टर्म पूछा था, यहाँ ए और डी चाहिए था, वो अपना आ चुका है, अब यहाँ रख दो तो आ जाएगा आंसर। तो ए 10 इक्वल टू क्या आएगा भाई, फर्स्ट टर्म कितना निकला अपना 17 निकला, प्लस 9 इंटू डी कितना निकला -1। ठीक है ना, तो 9 1 जा 9 प्लस माइनस माइनस यानी 17 -9, तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 और 7 उठाएंगे तो 8, यानी कि 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब कि इस एपी का जो भी दे रखा है डाटा, उस एपी का 10वां टर्म यानी 10th टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 8। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना है, आगे समझ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन समझते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक एपी अपने को दे रखा है, बोल रहा है एक समांतर श्रेणी है जिनके टर्म 24 21 18 डॉट 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 ऐसे हैं। बोल रहा है कि इस एपी के कितने टर्म लिए जाएं जिससे कि इस एपी का जो सम है यानी जो योग है वो कितना आ जाए 78। क्या बोला कि इसके कितने टर्म लिए जाएं, मतलब कितने पद हम ऐसे एपी के इसको आगे बढ़ाते जाएं। अब बोल रहा है इसको बढ़ाते बढ़ाते अपन कितने पद इसके लें, कितने टर्म हम कहाँ तक इसका टर्म बढ़ाएं जिससे कि उसका सम जो है वो कितना है 78। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या पूछा है, बोल रहे कितने टर्म अपन इसके लें कि इसका सम जो है वो कितना है, यानी योग जो है वो कितना है 78। यानी सीधा सीधा तो मतलब क्या है, वो क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो कुछ नहीं भाई, एपी सीरीज बना के दे रखा है तो अपने को यहाँ से क्या क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया 24, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 21 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अपने को कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर भी पता चल गया, और n पदों का योग भी जो है तो वो दे ही रखा है 78। अब भाई नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, क्या करोगे, SN का फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यू दे रखी है, रख के सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करके अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो n तो अपने को फाइंड करना है ना, सम दे रखा है, कितना दे रखा है 78, तो इसकी जगह पे 78 रखो। n फाइंड करना है तो n की जगह n रखा रहने दो, ये हो गया 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 24 प्लस n फाइंड करना है तो n-1, d कितना है -3 निकल रहा है। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करना है। तो भाई ये देखो, इसमें से इस दो को अपन क्या कर देते हैं, ठीक है हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। इस दो को अपन क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। इस दो को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 156 बराबर। इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 2 दूनी 4, तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n में तो -3n हो जाएगा, फिर -3 का -1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया 156 इक्वल टू n। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 43 प्लस 1 48 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 -3n। क्लियर हो गया, कोई डाउट।
इसमें से 3 जो है तो वो कॉमन आ जाएगा जहाँ तक है। तो अपन 3 क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 3n और 3 एकम 3 3 सत्ते 21, 17 माइनस n बन जाएगा। और 3 से इसको काट सकते हो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 52 हो गया। और n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 17n माइनस n का स्क्वायर। यहाँ बन गया अपना n का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, वर्ग समीकरण। उसको इधर ला लो, ठीक है ना। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में n स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 17n, और ये इधर ऑलरेडी प्लस में है तो इसको प्लस में रहने दो, ठीक है ना, बराबर 0। क्लियर, ये हो गया अपना। अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण को हल करने का आप लोग चौथा चैप्टर जो है वो उसमें अपन लोग यही सब पढ़े थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक तो 4th चैप्टर में पढ़े थे, तो कितने सारे अपन मेथड पढ़े थे वहाँ। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। दूसरा फॉर्मूला मेथड अपन ने पढ़ा था, सूत्र विधि पढ़ा था, ठीक है ना। तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना, पूर्ण वर्ग विधि भी पढ़ा था अपन ने। तो किसी भी मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अपन इसको फैक्टराइजेशन से करने की सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो n स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 है, 1 का अब रफ वर्ग कर लो, 1 में 52 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 52। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते बनता है ना, जिनको नहीं आता है तो वो पिछले जितने चैप्टर हुए हैं तो अच्छे से जाके वो चैप्टर को क्या करें, रिवाइज करें, पढ़े अच्छे से, ठीक है। तो 1 इंटू 52, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट कांस्टेंट नंबर 52 है, तो x n स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया, ठीक है ना। अब n का कोफिशिएंट क्या है, -17। अब -17 को ऐसे दो नंबर में तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 52 आए, प्लस या माइनस कर दो तो वापस क्या आ जाए -17। तो अपने पास दो ही वैल्यू, 13 और 4 बच रहा है, 13 और 4, 13 4 जा 52, 13 चौको 52। दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 17 आएगा, बट अपने को 17 माइनस में चाहिए, तो दोनों को ऐड भी करना है और चाहिए माइनस में भी, तो माइनस माइनस ही तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसका मतलब अपन को दोनों को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। तो -13 और -4, ये अपना रफ वर्क है, ठीक है ना। मतलब अब इसको अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो अपन -17 को अपन ने जो दो नंबर में ब्रेक किया है, इसी को यहाँ पे करना है अलग अलग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -17n को अपन क्या लिख सकते हैं, -13n -4n, क्या लिख सकते हैं, -13n -4n, आगे +52 इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखो फर्स्ट यहाँ पे अपन n कॉमन ले सकते हैं ना, इस वाले से, इससे n कॉमन लेंगे तो इसका एक n बचेगा और इसका क्या बचेगा, केवल 13। ऐसे इस वाले में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो पहले संख्या में माइनस लग गया तो माइनस कॉमन निकालोगे और दोनों में से 4 भी कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान रखना, जब अपन क्या करते हैं, दो नंबर में से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो एक्चुअली में जब माइनस कॉमन निकाला जाता है या माइनस का कहीं मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो चिन्ह बदल देता है। तो जो माइनस में होगा वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ 4n जो है वो कहीं में था, माइनस में था, तो -4 कॉमन निकालोगे तो n बस बचेगा, लेकिन वो प्लस में बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। और ये जो प्लस में है ये कहीं में आ जाएगा माइनस। अब 4 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, 13। भाई 13 चौको कॉमन होता है ना, तो 4 बाहर निकल गया तो उसका क्या बचेगा, खाली 13 बस बचेगा। क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या करो, n -13 क्या कर लो, कॉमन लो, तो क्या बचेगा, इसका n और इसका बचेगा -4, बराबर क्या करो 0, विदाउट। अब इसमें से क्या करें, एक बार n -13 को 0 के बराबर करके n निकालो तो कितना आएगा 13, और एक बार n -4 को 0 के बराबर करो तो n बराबर कितना जाएगा 4। क्लियर हो गया। तो अपन का नंबर ऑफ टर्म जो निकल रहा है वो कैसे निकल रहे हैं, दो तो, एक 13 निकल रहा है और एक 4 निकल रहा है। अपने पास दो वैल्यू है, एक 13 है और एक 4 है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 13 टर्म या तो फिर 4 टर्म, दो में से कोई एक टर्म अपने को लेना पड़ेगा, जिनके टर्म का सम जो है वो कितना है 78, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भैया, इतने सारे नंबर 13 पद ले लोगे इसके तो कितने आगे चले जाओगे, तो उनका सम जो है वो आगे जहाँ तक है तो दोनों में आ जाएगा। देखो 4 तक जाएंगे तो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये तीसरा टर्म है ना, कितने कितने का डिफरेंस जा रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 3 घटता जा रहा है ना, 3 और घटाऊंगा तो इसमें कितना हो जाएगा 15। आ रहा समझ में, देखो ये भी सही है और ये भी सही है। 4 टर्म का सम यहाँ पे देखो प्लस ही प्लस में है, तो इनको प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब 13 टर्म तक जब जाओगे तो देखो ये वैल्यू क्या होती जा रही, घटती जा रही है ना। तो जैसे घटेगा तो देखो, जैसे 15 है, 3 घटाऊंगा तो 12, फिर 3 घटाऊंगा तो 9, फिर 3 घटाऊंगा तो 6, फिर 3 घटाऊंगा तो 3, फिर 3 घटाऊंगा तो 0, अब 3 घटाऊंगा तो -3, फिर -6, ऐसे जाने लगेगा ना। तो जब तक 13 टर्म लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे और बढ़ा देता हूँ 12 और 3 किए तो 13, ये हुआ। अब देखो यहाँ से वहां तक अगर मैं ऐड करूंगा
ये -12 से ये +12 कैंसिल हो जाएगा, -9 से ये +9 कैंसिल हो जाएगा, -6 से +6, -3 से +3 और ये 0 तक कुछ मतलब ही नहीं रह गया। बचा कुल मिला के यही वाला बस, इतने टर्म बचे और इतने टर्म का सम पहले ही 78 आ रहा है, मतलब 4 टर्म का भी सम कितना आएगा 78। और इसी को अपन आगे बढ़ाते जाएंगे तो 13 टर्म तक जाएंगे तब भी जोड़ूंगा तो 78 ही आएगा। एक्चुअल में ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टर्म जो है वो घट रहा है, इस टर्म के वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, घट रही है। अब घटते घटते जब आप 13 टर्म तक मिल जाओगे तो कुछ टर्म माइनस में आने लग जाएंगे, उस माइनस में आने के कारण कुछ टर्म क्या हो जाएंगे जो प्लस में है और माइनस में वो कैंसिल हो जाएंगे, कुल मिला के लास्ट में तुम्हारा इतना ही बस बचेगा। तो इतने भी टर्म का सम अपना कितना आएगा 78, इसलिए अपना ये दोनों आंसर सही है, 13 भी सही है और 4 भी सही है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइप का अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। कितने? 40 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करो जो 6 से क्या हो विभाज्य हो यानी डिविजिबल, मतलब 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर का सम फाइंड करना है। तो किससे, कौन से नंबर का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल हो, मतलब 6 से डिवाइड होने वाले शुरू से लेकर, तो पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल वाला हो वहां से लेकर लगातार 40 को 6 से डिविजिबल वाले नंबर अपने को लेने हैं और उसका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो पहला अपना जो मतलब एपी अपन इसका सीरीज तैयार कर लेते हैं पहले। तो अपना फर्स्ट टर्म जो है 6 से डिविजिबल होने वाला कौन हो जाएगा, 6 का टेबल ही है, 6 का टेबल में जो आएंगे वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अपन चाहे तो 6 का सीधे टेबल लिख सकते थे, जैसे 6 1 जा 6, फिर अगला वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, अगला नंबर यही 6 से डिवाइड होगा, अगला नंबर 6 3 जा 13, सॉरी 6 3 जा 18, 6 3 18, ये अगला नंबर, पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18, यही नंबर हैं जो 6 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है ना, जो 6 के टेबल में आ रहे हैं वो 6 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे बोले कितने नंबर तक का अपने को जाना है, 40। ठीक है ना, ये पहला टर्म हो गया 6 से डिवाइड होने वाला, ये दूसरा टर्म हो गया 6 से डिवाइड होने वाला, तीसरा टर्म, ऐसे करके अपने को कितने लेने हैं, टोटल 40 टर्म यानी 40 तक का टेबल जाना, 6 गुने 40, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने टर्म बना लिया है। पहला टर्म, पहला नंबर 6, दूसरा 12, तीसरा 18, ऐसे डॉट डॉट, लास्ट 40वां नंबर जो हमारा है 6 से डिवाइड होने वाला 6 चौको 24 यानी 240 है। क्या है, 240। अब बोला इसका क्या निकालना है, योग निकालो यानी सम फाइंड करो। तब अब जो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ इसी में से मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या इसमें से 6 क्या कर लेता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सीधे नंबर लिखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी ये 6 हो गया, दूसरा टर्म अपना क्या हो गया 12 हो गया, तीसरा टर्म क्या हो गया 18 हो गया, डॉट 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 डॉट, इधर पे जाओगे तो लास्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 240, है ना। ठीक है ना, अब देखो इसमें अपन सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, सीधे लास्ट टर्म वाला, फर्स्ट और लास्ट टर्म के फॉर्म वाला, SN = n/2 इंटू a प्लस ये वाला क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि देखो कितने टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला है 40, तो अपने को नंबर ऑफ टर्म भी पता है कितने हैं, 40 हैं, n की जगह 40 रख लेंगे। अपने को फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, सीधे ये फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, इस तेज को काटो तो कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया 20 गुणे इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 246। अब इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 का 0 उधर आएगा, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920, ये अपना क्या आ गया आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना, इसी को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, SN = n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये वाला भी लगा सकते हो। बात उतना ही है, वही चीज है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख दिए तो ये एक्चुअली में इसका a अलग कर दोगे तो a प्लस n - 1 इंटू d लास्ट टर्म बन जाता है, तो वो अपने को ऑलरेडी पता है तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब शुरू वाला ही लगा देते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी आएगा उतना ही। ठीक है ना, बट अपने को ज्यादा बेटर ये वाला पड़ रहा है क्योंकि अपने पास जो डाटा अवेलेबल है उस फॉर्म से अगर अपन कर रहे हैं तो ये जल्दी थोड़ा हो जाएगा, बाकी इससे भी आ जाएगा। जैसे कितने बोला 40 टर्म का सम निकालने के लिए बोला, यहाँ 40 रखो, 40/2, 2 गुणे फर्स्ट टर्म कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 करेंगे तो 39 गुणे डी कितना है 6 6 का अंतर जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा कट के 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 नहीं है 54, ठीक है ना, 5 6 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो ये हो गया 20 गुणे इनको ऐड करेंगे 4 2 6 2 226, सॉरी 6 नहीं है 54, 9 छक्का 54, 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 और 5 8 5 13, सॉरी यहाँ पे 23 आएगा, सॉरी ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 और 1 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 246। ये देखो 20 गुणे 246, 20 गुणे 246, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4920। कोई दिक्कत?
ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये अपने पास जो सीरीज है ना, ये जो अपने पास बना हुआ है, अपन क्या कर लेते हैं, इसमें से 6 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लो हम इसमें से 6 क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो जैसे ही 6 कॉमन ले लोगे तो इसमें से अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 40। अब जरा ये देखो ये क्या बन गया अंदर, जैसे ही 6 कॉमन ले लिए तो ये प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया। क्या बन गया, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का अपन लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि नहीं निकाला था। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, n × n + 1/2 क्या निकाले थे, n × n + 1/2। यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, 40 गुणे n × n + 1, तो 40 और 1 41 और बटे 2, इसको इससे काट दो 3, ये हो गया 3 × 40 × 41, ठीक है ना। अपन इसको भी सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। चाहे तो देख लो ये कितना हो जाएगा, मान लो कि इसका गुणा कर दिया, 3 चौको 12 गुणे 41 गुणे 40 का 10 में बाहर निकाल दिया तो इसका 10 का 0 हो जाएगा, 12 × 1 12 के 2 हासिल 1, 12 × 12 चौको 48 और 1 49, ये लो आ गया 49 और 20, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर लो, आंसर आना वही है। बस अपने को पता रहना चाहिए कि अपने पास क्या चीज दे रखा है, क्या डाटा अपने पास अवेलेबल है, उस डाटा के हिसाब से अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो देखो इससे भी आ गया, इससे भी आ गया और इससे भी आ गया। तो समझ गए ना कि क्वेश्चन को कैसे करना है। कोई डाउट, क्वेश्चन अपन लोग और समझ लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो यस 7 यानी 49 यानी 7 टर्म का सम दे रखा है। एक एपी है अपने पास समांतर श्रेणी जिसके 7 पदों का योग दे रखा है 49, 17 पदों का योग दे रखा है 289। अब बोल रहा है 10 पदों का योग निकालो और एक क्वेश्चन पूछा है n पदों का योग। मतलब ये यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है, यहाँ पे नंबर दे दिया और इसमें केवल n के फॉर्म में पूछ रहा है, यानी n टर्म का सम मतलब अपने को n के फॉर्म में सम का इक्वेशन निकालना है, ये है, ठीक है ना। तो चाहे इसको कर लो चाहे इसको, तो दोनों को समझते हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये देखो अपने को जो भी निकालने के लिए ये बोला है, सॉरी अपने को यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, n टर्म का सम या 10 टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला है। तो चाहे जो निकालना हो, ये तो आप लोग वैसे भी कर लोगे, मैं इस चीज को समझाता हूँ, इसको आप लोग अपने से होमवर्क में करना, ठीक है ना। n टर्म का सम फाइंड करना है तो n टर्म का सम फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होता है फॉर्मूला। तब एक बात बताओ, n टर्म का सम फाइंड करना तो n की तो जगह या नहीं रहने देना है। अब बात आती है एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्या अपने को ये पता है, अभी नहीं पता है ना। अपने को जो जिस एपी की ये बात कर रहा है, जिस समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने को नहीं पता है, अभी प्रथम पद और सर्वांतर नहीं पता है। तो दो चीजें फिर से क्या कर दिया, अननोन कर दिया। दो चीजें अपने को यहाँ नहीं पता है ना। अब इसी दो चीज को निकालने के लिए इसने यहाँ पे 2 डाटा अलग से दे रखा है। अब वो डाटा अपने को क्या दे रखा है, सम ही दे रखा है। 7 उसी एपी के 7 टर्म का भी सम दे रखा है और उसी एपी के 17 टर्म का भी सम दे रखा है। तो चलो अब जो दे रखा है उसी से कहानी अपना, तो चलो अब जो दे रखा है उसी से कहानी अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो क्या दे रखा है अपने को, देखो 7 टर्म का सम दे रखा है, 7 पदों का योग दे रखा है। तो सबसे पहले जो गिवन में है वो लिख लो, 7 टर्म का सम कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, 7 पदों का योग। तो n टर्म का सम का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, 7 है। तो क्या फॉर्मूला लगोगे, n/2 का लगाओगे तो 7/2 गुणे 2a + 7 - 1 करूंगा तो 6 × d = 49, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 7 से इसको काट दो 49 को, तो 7 7 जब 49 हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई में ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 7 से 49 को काट देंगे, यहाँ से क्या कर लो 1/2 इसका बचा, इसमें से 2 क्या कर लो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a + 3d = 7। इस 2 से इस 2 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो अपने पास क्या बचेगा a + 3d = 7। ये हमारा बन गया a और d का फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। जो पहला स्टेटमेंट इसने दे रखा था 7 टर्म का सम, वहां से अपन a और d का फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। अब इसी तरीके से जो दूसरा स्टेटमेंट 17 टर्म का सम, उसी एपी के 17 पदों का योग दे रखा है 289। अभी इसको भी क्या करना है अपने को, सॉल्व करके और a और d का सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो 17 टर्म का सम कितना दे रखा है 289, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो 17 टर्म का तो 17/2 इंटू 2a + 17 - 1 करूंगा तो 16d = 289, ठीक है ना। अब 17 से 289 को काटेंगे तो कितना आएगा 17, 2 क्या कर लो इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा a + 8d =
17, ठीक है ना। इस 2 से 2 को क्या कर दो, काट दो, तो क्या बचेगा a प्लस 8d इजिकल टू कितना आ गया 17, ठीक है ना। ये बन गया अपना कौन सा, सेकंड इक्वेशन a और d का। तो अपने पास इस तरीके से a और d के यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के दो इक्वेशन मिल गए ना। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, एक काम करते हैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस करा देते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस। तो जैसे ही सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो a से कट के d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो a प्लस 8d इक्वल टू कितना दे रखा है 17, और ये कितना है a प्लस 3d इक्वल टू कितना दे रखा है 7। अब इसको क्या करना है, अपने को माइनस करना है। तो नीचे वालों का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो था रैखिक समीकरण, द्विचर रैखिक समीकरण, वहां पे था ना, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे, सेम वही मेथड तो कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म जो पहला वाला ये वेरिएबल है वो बराबर है, तो अपन सीधे माइनस करके एलिमिनेट कर ले रहे हैं, एलिमिनेशन विलोपन विधि। तो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5d, 17 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। क्लियर हो गया। अभी ये d की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा, काटोगे तो इससे कट के कितना आ जाएगा 2, यानी d की वैल्यू कितनी निकल गई 2। कोई दिक्कत, अपना सर्वांतर आ गया ना, कॉमन डिफरेंस। अब इस d का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में, और किसकी वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू। तो मान लेता हूं कि मैं d की वैल्यू कहाँ रख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही फर्स्ट में रखोगे a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 7, 3 दूनी 6, तो a बराबर 3 दूनी 6, 6 को उधर भेजूंगा तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी अपना फर्स्ट टर्म कितना आ गया 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। प्रथम पद 1 निकल गया और सर्वांतर कितना आ गया 2। अब ये दो चीज पूछा है, 10 टर्म का सम फाइंड करो, तो n की जगह 10 रखो, a और d की वैल्यू आ गई वो निकाल लो, ठीक है। तो इसको तो कर लेना। ये वाला जो है n टर्म का सम फाइंड करो, तो n टर्म का सम फाइंड करना मतलब कि अपने को जो सम निकालना है, जो योग निकालना है वो n के पद में ही चाहिए, मतलब नंबर की ऑफ टर्म की जगह, पद की संख्या की जगह n ही चाहिए, यानी n के फॉर्म में अपने को चाहिए। तो देखो ये वाले को बताते हैं। तो एस n इजिकल टू फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, n/2 इंटू 2a, n की जगह n रखा रहने देंगे, a और d की जो वैल्यू निकाला है वो अपने को क्या करना है, रखना है। तो a की वैल्यू कितनी आई 1 और d की वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है ना। तो n/2 इंटू 2a, तो a की वैल्यू 1 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी आई 2, ये रख दो। अब देखो इनमें से 2 क्या कर रहे हो, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन ले लेते, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मल्टीप्लाई में है ना दोनों में, तो 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो इसका 1 बचेगा, 2 निकल गया, इसका 1 बचा, प्लस n-1 में से 2 निकल गया तो कितना बचेगा, खाली n-1 बचेगा, 2 निकल जाएगा। तो फिर ये +1 -1 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बाहर n बचा और अंदर भी क्या बचा n इंटू n कितना हो जाएगा n², मतलब n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या आ गया इसका n²। मतलब जो भी AP इसमें बना के रखा हुआ है, जिस भी AP का 7 और 17 टर्म का सम दे रखा है, उसी AP के n टर्म का जो सम का फॉर्मूला बना है वो क्या आ गया SN इक्वल टू n², ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को अपने पास जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन दिए उनको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जो अपना AP है, जो समांतर श्रेणी है, बोल रहा है उस AP के n टर्म का सम, n पदों का योग जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 4n - n²। मतलब यहाँ पे जो n टर्म का सम दे रखा है समांतर श्रेणी के AP के, वो किस फॉर्म में दे रखा है, n के फॉर्म में दे रखा है, मतलब एक तरीके से वो इक्वेशन बना के दे रखा है। तो बोल रहा है कि उस AP का फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, 2 टर्म का सम यानी 2 पदों का योग निकालना है, सेकंड टर्म भी फाइंड करना है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और लास्ट nth टर्म भी फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलो इसको समझते हैं कि अपने को जो गिवन में है, जो दे रखा है, उसकी मदद से अपन लोग इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले तो जो दे रखा है, केवल अपने को क्या दे रखा है, ये सम दे रखा है, केवल और केवल क्या दे रखा है, AP के जो अपने पास AP है, जो समांतर श्रेणी है, केवल उसके n टर्म का सम दे रखा है। क्या दे रखा है,
n टर्म का सम, और वो भी इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो n के फॉर्म में अपने को सम दे रखा है, तो अपन इससे निकाल क्या सकते हैं, तो अपन इसकी मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं, इस n की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रख के अपन उस AP के 1 यानी एक टर्म का सम, 2 यानी दो टर्म का सम, 3 रखूंगा तो 3 टर्म का सम क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ये सम का इक्वेशन दे रखा है ना, तो n की जगह अपन जो वैल्यू रखेंगे ये उस AP के उतने ही टर्म का क्या दे देगा, ये सम दे देगा। जैसे मान लो अगर अपन क्या मान लेते हैं कि n = 1 है, क्या है n = 1, तो जैसे ही n = 1 रखेंगे तो S1 यहाँ ये 1 रखेंगे, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 1 जब 4 - 1 का स्क्वायर 1 यानी 3, यानी कि ये क्या निकल गया, एक टर्म का सम, AP के 1 टर्म का सम। मान लो अगर अपना कोई AP है तो इसका पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म मान लेते हैं n है। तो ये बताओ यहाँ पे जो 1 टर्म का सम निकला है, मतलब खाली अगर एक टर्म लूंगा तो वो एक टर्म का सम वो पहला ही टर्म होगा। अब एक टर्म को का जोड़ोगे, तो ध्यान रखना फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होता है, वो तो बस ऐसे S1 में लगा हुआ है इसलिए सम बोल रहे हैं। बाकी एक टर्म उठाओगे तो उसका सम कितना आएगा भाई, एक पद को अपन किससे जोड़ेंगे जब दूसरा कुछ जोड़ने वाला है ही नहीं, तो उसी को अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट टर्म ही फर्स्ट टर्म का क्या है, सम, पहला पद ही एक पद का योग है। उस AP के शुरू से एक पद का योग जो होगा वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म। यानी जो S1 अपना निकला है एक्चुअल में, ये जो वैल्यू S1 आई है वो काहे की आई है, A1 की ही आई है। तो अपना फर्स्ट टर्म क्या निकल गया, 3। क्लियर हो गया, यानी अपना फर्स्ट टर्म का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। कोई डाउट, ठीक। चलो अब अगर मान लो अपन n की जगह क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, n की जगह क्या रख लेते हैं, n = मान लो 2 मान लेते हैं। तो अगर n = 2 है तो n की जगह यहाँ पे अगर अपन 2 रखेंगे तो S2 = यहाँ जहाँ यानी वहाँ 2 रख दो, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 - 4 = कितना आ जाएगा, 4। यानी ये क्या निकल गया, 2 टर्म का सम, AP के 2 टर्म का सम, मतलब यहाँ से लेकर A1 और A2 इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये 2 टर्म का सम आएगा। तो इस AP का, जिस भी AP का ये सम का इक्वेशन दे रखा है, उस AP के 2 टर्म का यानी 2 पदों का योग जो आ गया वो कितना आ गया, 4। यानी कि अपना सेकंड टर्म 2 टर्म तक का सम कितना आ गया, 4। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा है सेकंड टर्म फाइंड करो। क्या पूछा है, सेकंड टर्म फाइंड करो इसका। अब एक बात बताओ, हमको जो पता है सेकंड टर्म अपन कैसे फाइंड करेंगे, हमको सम पता है, एक टर्म का सम पता है और 2 टर्म तक का सम पता है। तो अभी फॉर्मूला बताया था ना nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करने का, किसी भी AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम के फॉर्म में, योग के फॉर्म में। इसके पिछले वाला जो पहला पार्ट है उसमें अपन लोगों ने फॉर्मूले का प्रैक्टिस किया है, जितने भी प्रकार के फॉर्मूले अपन इससे क्या कर सकते हैं, SN से डिराइव कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस किए हैं। तो वहीं पे हमने क्या बताया था कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है किसके फॉर्म में, सम के फॉर्म में। वो क्या होता है, अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो वहां तक के टर्म तक के सम में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म के तक के सम को क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर हमसे अनुभव पद पूछे तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो हमसे कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोलता था, ये अपना कौन सा टर्म होता है, ये लास्ट टर्म होता है, या nth टर्म को ही अपन लास्ट टर्म मानते हैं, ठीक है। ये अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक के टर्म का सम निकालेंगे और एक जस्ट उसके पहले वाले का, यानी an-1, एक जस्ट शुरू से लेकर उसके जस्ट पहले वाले तक के टर्म का क्या करेंगे, सम निकालेंगे, और फिर an तक के सम में से an-1 तक के सम को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के योग में से यहाँ से यहाँ तक का योग क्या कर दो, हटा दो, तो लास्ट वाला नंबर में बचेगा। यानी जो टर्म पूछ रहे थे वही टर्म में बचेगा। तो फॉर्मूला an = क्या बनता है, SN-SN-1। तो अब ये बताओ हमसे कौन सा टर्म पूछा है, ये हमसे कौन सा टर्म पूछा है, सेकंड टर्म पूछा है। तो n की जगह अपन 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मूला SN की जगह 2 रखो, -S2 - 1 कर दूंगा तो कितना बचेगा, 1। यानी 2 टर्म के सम में से एक टर्म के सम को माइनस करो, तो 2 टर्म का सम कितना निकला, 4, और एक टर्म का सम कितना निकाले हो, S1 = 3, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ गया, सेकंड टर्म भी अपना फाइंड हो गया, कोई दिक्कत। सेकंड टर्म कितना आ गया, 1। आगे कहानी समझ में क्लियर। अब बाकी आगे का कहानी जो पूछा है निकालने के लिए, तब ये बताओ अगर हमें AP का फर्स्ट टर्म पता चल गया और सेकंड टर्म पता चल गया तो अपन उस AP का कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो सर्वांतर यानी D = क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, अगले वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा उसका सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। तो कितना निकलेगा कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म कितना है अपना 1 और फर्स्ट टर्म कितना है 3,
1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, यानी अपना कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया -2। अब जो भी चीज पूछा है अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अपने से थर्ड टर्म पूछा है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 करूंगा तो 2d nth टर्म का, ये फॉर्मूला पता है ना। nth टर्म के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लगाए थे nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो थर्ड टर्म का इक्वेशन क्या बनता है, a प्लस 2d। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, फर्स्ट टर्म कितना है अपना, फर्स्ट टर्म कितना आया है 3 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -2। अभी इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। आगे समझ में, अपना थर्ड टर्म निकल गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो आप चाहो तो थर्ड टर्म को निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये तरीका भी हो गया, दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते हो कि अपने को अगर थर्ड टर्म फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे a3 है ना, ए थर्ड टर्म फाइंड करना है अगर तो अपन क्या कर लेते हैं, 3 तक का सम निकालते हैं। 3 टर्म का सम में से उसके जस्ट पहले वाले यानी 2 टर्म तक के सम को क्या कर दो, माइनस कर दो। एक तरीका ये भी है, कॉमन डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं अपन। भाई फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म पता चल गया तो अपन कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, नहीं सर्वांतर निकाल लिए। अब हमसे जो पूछेगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको सम के फॉर्म में सम वाले फॉर्मूले से ही निकालना है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो थर्ड टर्म का फाइंड करने का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस 1। तो जैसे थर्ड टर्म का निकालना होगा तो 3 टर्म तक के सम में से 2 टर्म तक के सम को क्या करना है, माइनस करना है। 3 पदों के योग में से 2 पदों के योग को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 3 टर्म का सम कितना आएगा, जब यहाँ n की जगह 3 आप रखोगे तो 4 इंटू 3 4 3 या 12 हो जाएगा। n की जगह पे यहाँ रखेंगे, जैसे मान लो ये रख देते हैं तो 4 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे 3, फिर माइनस n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये हो गया थर्ड टर्म, 3 टर्म का सम माइनस 2 टर्म तक के सम का तो पहले ही निकाल चुके थे, ये निकाले। 2 टर्म का सम कितना है 4, सॉल्व कर लो, 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, आगे -4 तो कितना आ गया -1। यानी अपना थर्ड टर्म कितना आ गया -1। ये देखो माइनस बना रहा है ना, यानी कि आप दोनों क्या कर सकते हो, इसमें निकाल सकते हो दोनों तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये है कि अपने को ये अपने को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए अपने को। ठीक है ना, तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। बस ये है कि अपने को समझ में आना चाहिए कि अपने पास क्या डाटा अवेलेबल है और उस डाटा की मदद से अपन को जो पूछा है वो आप कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब ये जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से निकाल सकते हो, तरीके भी अलग अलग हैं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए ये कि अपन के पास क्या चीज़ अवेलेबल है, उसकी मदद से अपन कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से तभी क्लियर होती है जब इंसान अच्छे से क्या हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछा है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो अपन एक तरीका ये निकाल सकते हैं 10th टर्म को फाइंड करने का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 9d, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना निकाले थे अपन, कितना निकाले थे 3 निकाले हैं, प्लस 9 इंटू डी कितना निकाला है अपन लोगों ने -2, ठीक है। ये रख दो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 टू 18 कितना आएगा, 18 में से 3 जाएगा तो -15, बड़ी संख्या माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में। एक तरीका अपना ये हो गया, ये कौन सा वाला हो गया, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है। दूसरा तरीका ये वाला सम वाले से अगर निकालना तो इससे भी निकाल सकते हो। तो क्या कैसे निकालोगे, अगर 10th टर्म निकालना है तो अपन 10 पद तक का सम निकालेंगे, 10 टर्म तक का सम निकालेंगे, फिर उसके बाद 9 टर्म तक के सम निकालेंगे, फिर 10 में से 9 वाले टर्म को क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपना लास्ट टर्म क्या होगा, बचेगा 10वां पद, है ना। तो ये हो गया। तो 10 टर्म का सम कितना आएगा, यहाँ 10 रखेंगे तो 4 दहम 40 माइनस यहाँ पे रख दो, इसको वैल्यू चलो सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 10 टर्म का सम। फिर माइनस 9 टर्म का रखेंगे तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये ठीक है ना। इसके हिसाब से ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 दहम 40 माइनस 100 10 का स्क्वायर 100, फिर यहाँ माइनस 4 नहीं है 36 माइनस 9 9 81, ये। अब इसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लो, या तो फिर कोष्टक खोलो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके अपना सॉल्व करते रहो। 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 60, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस, यहाँ माइनस लगाओ। यहाँ 81 में से 36 माइनस 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 5, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 4, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में करो। उसके बाद ये माइनस कोष्टक खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस, 60 में से 45 माइनस 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस में। तो ये देखो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया,
तो अपन निकाल दोनों तरीके से सकते हैं। अपने पास दोनों प्रकार के दोनों तरीके से करने के लिए जो जो डाटा चाहिए वो अपने पास अवेलेबल है, तो आप चाहे इस मेथड से निकाल लो चाहे उस मेथड से निकाल लो, दोनों के आंसर बराबर ही आना। आ गया बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं nth टर्म का। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे nth टर्म का? तो अपन पहला तरीका अपन ये वाला अपनाते हैं nth टर्म का फॉर्मूला वाला, फिर दूसरा तरीका अपन वो वाला अपनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका अब इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट टर्म कितना आ गया अपना, ये ध्यान रखे रहना, फर्स्ट टर्म 3 है और यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस कितना निकला, -2, ठीक। तो चलो ट्राई करते हैं अब इसका nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या निकलेगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले अपन nth टर्म का जो फॉर्मूला अपन जो पहले वाले पढ़े हैं उसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अपना फर्स्ट टर्म जो है वो कितना निकला था, फर्स्ट टर्म कितना निकला था, ये 3 निकला है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, फिर प्लस n माइनस 1, nth टर्म फाइंड करना है तो n की जगह अपन को नंबर नहीं रखना, n की जगह n ही रहा आएगा, n माइनस 1, d कितना निकला था -2, कितना निकला था -2, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा nth टर्म का, भाई 3 रखो यहाँ पे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह ये -2 है ना, तो -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे n में, तो माइनस का जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो अगर उसका प्लस में है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में जाएगा, ठीक है ना। तो -2 का n में करोगे तो क्या आएगा -2n, फिर -2 का -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो गया। तो nth टर्म का अब ये कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2n, तो ये निकल गया अपना, ये 5 -2n अपना आंसर निकला। किस वाले फॉर्मूले से, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। अब एक दूसरा तरीका अपन अपनाते हैं, कौन सा वाला, वो Sn जो nth टर्म का सम वाला फॉर्मूला है उस वाले से। क्या है सम, मतलब nth टर्म का निकालने का सम के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, योग के रूप में, कि n टर्म के सम में से n-1 टर्म तक के सम को क्या कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा। तो चलो इसी को अपन अप्लाई करते हैं। तो देखो अपने को nth टर्म फाइंड करना है, तो n टर्म तक का सम ये दे रखा है, हमें यहाँ पे n नंबर नहीं दे रखा है तो n के फॉर्म में ही आंसर निकालना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n ही रखना है, ठीक है ना। तो n टर्म का सम ये दे रखा है, इसको रख दो, n टर्म का सम कितना दे रखा है, 4n माइनस n का स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे क्या लिखना है, n-1 टर्म तक का सम, मतलब उसके जस्ट एक पहले वाले टर्म तक का सम करना है, तो माइनस Sn-1 निकालना। अब देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रख दो, क्योंकि n टर्म तक के सम का इक्वेशन क्या दे रखा है, 4n माइनस 1 4n माइनस n स्क्वायर। अब जितने भी टर्म का सम निकालना होता है तो वहाँ n की जगह वैल्यू रखते हैं। अब जब अपन को n-1 टर्म तक का सम निकालना होगा तो Sn-1 तुम्हारा क्या निकलेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रख दो, ये आ जाएगा, ये n-1 समझ गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4n, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस, चलो वहीं पे कर देते हैं, 4 इंटू जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रख दो, ये फिर माइनस n-1 का स्क्वायर, ये अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये तो यही लिखा रहेगा, 4n माइनस n स्क्वायर लिखा रहने दो इसको। अभी ये माइनस लगा रहा है, ब्रैकेट अभी नहीं खोलना, ब्रैकेट लास्ट में खोलना है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर भी ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो ये हो गया। इस 4 का चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर लो, 4n का 4 का n में करेंगे 4n, यहाँ माइनस लगा है, 4 में -1 का करूँगा तो माइनस, ठीक है ना। अभी ये वाला माइनस है, ये अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, अभी ब्रैकेट नहीं खोलना, अभी इसको ब्रैकेट के अंदर ही क्वेश्चन रखना है। ध्यान रखना जब भी माइनस वाइनस कहीं लगा दिखे तो थोड़ा ब्रैकेट को ध्यान रखना है, क्योंकि साइन का फिर बहुत गड़बड़ी हो जाती है, चिन्ह बहुत से लोग चिन्ह बहुत गड़बड़ कर देते हैं, कहाँ माइनस लगाने कहाँ प्लस लगाने कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तब समझो पहले यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से पहले इसको सॉल्व करो, लास्ट में फिर ब्रैकेट इसका खोलना है, ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की जगह n है तो n स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह n है, b की जगह 1, तो 2ab करूँगा, 2 इंटू n इंटू 1 करूँगा तो 2n आएगा, ये हो गया 2n, फिर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा। अब चाहो तो इसका ब्रैकेट क्या कर लो, ओपन कर लो, ये 4n माइनस n स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट अभी लगा हुआ है, अभी ये वाला नहीं हटा रहे हैं, 4n माइनस 4, अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर जितने भी चिन्ह है सबका चेंज हो जाएगा, माइनस है तो माइनस के कारण सबका वैल्यू चेंज हो जाएगी, या तो फिर डायरेक्ट ये वाला ब्रैकेट खोल दो तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी यहीं से चेंज कर देगा, दोनों तरीके से कर सकते, ठीक है ना। तो मान लो मैं डायरेक्ट यही वाला ब्रैकेट खोल देता हूँ, अभी ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 4n में होगा तो -4n हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, माइनस के पहले जो ब्रैकेट लगा है उसका खोलोगे तो उनके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, माइनस के बाद वाले जो ब्रैकेट हैं उनका ब्रैकेट हटाने पर माइनस का मल्टीप्लाई करने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस का आगे मल्टीप्लाई होगा पीछे नहीं, समझ गए। तो जैसे ही माइनस जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के अंदर सब में मल्टीप्लाई, ये -4n ये +4 हो जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब बाहर प्लस लगा है तो ब्रैकेट खोल दो, प्लस जो होता है वो साइन चेंज नहीं करता, प्लस अगर लगा हुआ है तो प्लस वाला प्लस ही में रहेगा, माइनस वाला माइनस में, यहाँ प्लस हो गया, इसका ब्रैकेट खोल दो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1,
अब यहाँ से जो कट सके उनको काट दो और जो बचे वो अपना आंसर। तो ये -n² से +n² कैंसिल, ये +4n से -4n कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा खाली 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और -2n, ये लो आ गया आंसर। समझ गए, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से अपन क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। बस ये है कि अपने को समझ में आना चाहिए कि अपने पास क्या चीज़ अवेलेबल है और जो चीज़ें अपने पास है उसके हिसाब से जो चीज़ पूछा गया है वो अपन कैसे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि हमारे पास 200 लॉक्स हैं, 200 क्या है डंडी है, डंडी लाठी, ठीक है ना। 200 डंडी है, जैसे ऐसे मान लीजिए लट्ठी है, ठीक है ना, ये डंडा है। ये अपने पास कितने लॉक्स दे रखा है, बोल रहा है कि अपने पास ये 200 लॉक्स हैं, 200 लॉक्स हैं। अब बोल रहा है कि इन लॉग्स को यानी इन 200 लट्ठियों को क्या करना है, एक रो में रखना है, पंक्ति मतलब ढेरी बनाना है। जैसे कुछ डंडी एकदम नीचे रखना है, फिर कुछ डंडी ऊपर रखना है, ऐसे करके एक के ऊपर रखते जाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या अपन को एक रो में क्या करना है, रखना चालू करना है। और क्या करना है, सबसे नीचे कितने डंडी रखनी है 20, सबसे नीचे वाले मतलब लाइन में कितने रहेंगे 20 डंडी रहेंगी सबसे नीचे वाले में, ठीक है ना। फिर बोल रहा है उसके ऊपर कितनी डंडी रखनी है 18, उसके ऊपर कितने रखने 19, फिर उसके ऊपर वाले में कितने रखने 18, ऐसे करके क्या करते जाना रखते जाना, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो लास्ट वाला रो अपना आएगा, लास्ट रो बचेगा भाई, ऐसे करके टोटल अपने पास 200 लॉग है ना। तो भाई पहले 20 रखोगे, फिर 19 रखोगे, फिर 18 रखोगे, फिर 17, ऐसे करके रखते जाओगे तो कहीं ना कहीं तो ये 20 की 20 लाठी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जो लास्ट रो यानी जहाँ पे लॉग खत्म हो जाएगा तो उसका जो लास्ट रो बनेगा, जो लास्ट पंक्ति बनेगी यानी सबसे ऊपर वाला जो ढेर रहेगा उसमें हमको बताना है कि कितने लॉग्स आएंगे, ये ठीक ना, ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है तो पहले अपन ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है इस क्वेश्चन को अपन किस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे और क्या क्या चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसने बोला है कि हमारे पास टोटल 200 लॉग हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है इनको एक रो में लगाना चालू करते तो फर्स्ट रो में अपना क्या बन गया 20 तो आ गए। फिर उसके ऊपर वाले में बोला उसने 19 लॉग रखे, फिर ऊपर वाले में कितने रख रहा है 18 लॉग रख रहा है। ऐसे करके वो एक एक कम करके क्या करता जा रहा है, रखता जा रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है लास्ट रो जो होगा अपना तो उसमें कितने लॉग आएंगे, कितनी लाठियाँ होंगी। मतलब कि अपने से मान लेते हैं कि टोटल कितने रो तैयार होते हैं, n रो तैयार होते हैं, कितने रो बनते हैं n। तो लास्ट वाला रो अपन का जो बनेगा वो nth रो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं nth रो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो ये जो अपने पास नंबर की सीरीज तैयार हो रही है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, देखो एक एक के अंतर में रख रहा कि नहीं रख रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है AP बन गया ना अपना, ये क्या बन गया भाई, जिस हिसाब से ये लट्ठों को एक के ऊपर एक रख रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें रो में एक हर रो में आने वाले लट्ठों को देखें, अगर लॉग को देखें तो वो एक एक कम करके रखता जा रहा है। तो जो नंबर की सीरीज बन रही है वो काहे में आ रही है, AP में आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अपने को AP का कॉन्सेप्ट पूरा लगाना है, ठीक है। अब AP का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स आएंगे। तो कहने का मतलब ये वो nth टर्म अपने से पूछ रहा है। अगर इसी ये जो नंबर की सीरीज बनी तो इसका nth टर्म क्या आएगा ये बताना है। बात समझ में आ रही है। तो ये बताओ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a n क्या होता है। अब पहले अपने को क्या निकालना है उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, तब तो वहां से ये पता चलेगा कि अभी अपन को और किन किन चीज़ों की जरूरत है। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए बोला है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1/d। इतना क्लियर। अब जरा ये देखो हमको जो फाइंड करना है उसके हिसाब से अपने को अभी क्या क्या चीज़ें पता है और क्या चीज़ें नहीं पता है। तो ये AP बना तो इसका फर्स्ट टर्म पता है ना, इसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 20, और इसका कॉमन डिफरेंस भी पता है कि नहीं पता है भाई, एक एक के अंतर में ले जाके रख रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो कितना आएगा -1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -1। बस ये दो चीज़ें पता है। अभी अपने को यन नहीं पता है, मतलब इसमें टोटल कितने रो बनेंगे यानी लट्ठी जो है वो कौन से रो में जाके खत्म होगी वो अपने को नहीं पता है। यानी अपना जो पहला टारगेट है वो क्या है n, इसको फाइंड करने का। जब तक आप n नहीं पता करोगे तो कैसे निकालोगे अंतर में। यहाँ तो दो चीजें पता है, अभी ये n नहीं पता है। तो जब नंबर ऑफ टर्म पता होगा तब तो आप इसका nth टर्म यानी लास्ट वाला टर्म कितना है वो पता करोगे। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए अपने पास कोई दूसरी चीज कोई दूसरा डाटा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो वो तो अपने को क्या दे रखा है, दूसरा डाटा क्या दे रखा है, अपने को क्या बोल रखा है कि 200 लॉग्स हैं। टोटल कितने लॉग्स हैं अपने पास 200, ठीक है ना। तो उन 200 लॉग को अपन क्या किए, ये जो रो में रख रहे हैं 20 18 20 19 18 17 करके एक एक कम करके एक के ऊपर रखते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा आप रख रहे हो
तो जब इन सभी टर्म को यानी ये इनको अपन क्या करेंगे टोटल ऐड करेंगे, लास्ट जितने रो तक ये जाएगा तो शुरू से लेकर लास्ट तक के रो के में आने वाले जितने भी लॉग्स हैं उनको अपन क्या करेंगे अगर ऐड करते हैं तो उनका सम कितना आएगा 200 के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल 200 लॉग ही हैं तो उसका टोटल कितना आएगा 200। इसका मतलब ये क्या दे रखा है अपने आप को, इस एपी का यानी इस समांतर श्रेणी का क्या दे रखा है योग सम दे रखा है। मतलब अगला डाटा अपने पास जो अवेलेबल है वो ये है, इस एपी के एन टर्म तक का सम दे रखा है और वो कितना दे रखा है 200। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। अब चलो, अब ये जो डाटा दे रखा है इस डाटा को अपन क्या करते हैं, अपन आगे क्या करना है अपने को सॉल्व करके यानी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या दे रखा है अपने को एन टर्म का सम, एपी के एन टर्म का सम कितना है 200। तो सम का फॉर्मूला अपन क्या लगाते हैं, एन की वैल्यू फाइंड करना है तो सम की जगह जो फॉर्मूला में एन होता है एन की जगह एन ही रहेगा। ये बनेगा n/2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है -1 इक्वल टू 200। ये दे रखा है। अब इसी को क्या करना है अपने को सॉल्व करना है। तो ये n/2 है, इस 2 को क्या करो उधर भेज दो तो 400 हो जाएगा, इधर बचेगा खाली n, ये 2 2 जा 4 तो 40 हो जाएगा। इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, -1 माइनस मतलब ये माइनस वाला कहीं में आ जाएगा प्लस में, -1 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर -1 का -1 में करेंगे तो कहीं में आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा। अब बराबर कितना है 200। अब इसको सॉल्व करो, 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, तो कितना बचेगा भैया 41, ये -n इक्वल टू 200। अब इस n का क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 41n -n स्क्वायर इक्वल टू 200। तो ये अपने पास क्या बन के आ गया, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, वर्ग समीकरण बन के आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो क्या बन रहा है अपने, इस -n स्क्वायर को उधर भेज दो तो कहीं में आ जाएगा प्लस में, प्लस n स्क्वायर, ये प्लस 41 है उधर भेजेंगे तो माइनस में 41n हो जाएगा, और उधर 200 ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस ही में रखा रहने दो, बराबर में 0। ठीक है, क्लियर? सॉरी 200 नहीं 400 हो जाएगा, इस 2 का उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 400 आएगा ये। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 400 ये। चलो अब देखो इसके बाद अपन को क्या करना है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास जो बन के आए वर्ग समीकरण, इसको क्या करना है अपने को हल करना है, सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अपन लोग चौथा चैप्टर में अच्छे से पढ़े थे कि कितने तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड को, ठीक है ना, एक गुणनखंड विधि है, दूसरा अपन क्या पढ़े थे फॉर्मूला मेथड सूत्र विधि, और तीसरा अपन क्या पढ़े थे कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि। ये तीनों मेथड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो चलो, तो इसको किसी भी एक मेथड से, जो मेथड आपको सरल लगे उस मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, लास्ट कांस्टेंट नंबर क्या है 400। तो एक रफ वर्क करो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट नंबर है यानी कि एन स्क्वायर का गुणनखंड और जो नियत वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400। अब ये जो n का कोफिशिएंट है -41, इसको अपन को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 400, लेकिन वापस प्लस माइनस कर दो तो कितना आना चाहिए 41 ही आना चाहिए, -41। इस 41 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 400, अब प्लस माइनस करो तो वापस कितना आ जाए 41। जिसको ये मेथड से सॉल्व करते नहीं बनता है, चौथा चैप्टर का जो लेक्चर बना हुआ है उसको जाके अच्छे से कंप्लीट करके करें, देखें उसको, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। ठीक है ना, तो अच्छे से उसको करें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। तो अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, तो देखो जो प्रोडक्ट अपने पास दे रखा है 400, इसका क्या कर लो तुम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है ना, अब क्यों करना है समझो। तो इसको पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 2 4 00, फिर 2 का करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 का करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 का करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 का करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 का करेंगे तो 505। ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन अपने पास है, जो ये अभाज्य गुणनखंड है, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर बनाना है। यहाँ पे तो काफ़ी सारे हैं, अपन को इसको मल्टीप्लाई करके कितने फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर, और ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि उनको आपस में प्लस माइनस करने पर 41 आ जाए। इनको मल्टीप्लाई करने, वो जो 2 फैक्टर बनेगा उनको मल्टीप्लाई करने पर 400 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 400 ही आएगा। बस तुमको ये देखना है कि हम कौन सा 2 फैक्टर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके तैयार करें कि उसका प्लस या माइनस करने पर 41 आ जाए। तो यहाँ पे देखो जरा, ये जो इतना यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, एक फैक्टर ये बना, और दूसरा 5 5 जा 25, ये 2 फैक्टर हैं। अपन 400 को 16 × 25 लिख सकते हैं ना, मतलब कि इसको अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इतना ही आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो है तो इसी का फैक्टर ना, तो आपस में मल्टीप्लाई करने पर 400 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई का कोई टेंशन नहीं लेना, केवल प्लस माइनस का चेक करना है कि प्लस माइनस करने पर ये आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों को देख लो, प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 और 4 41 41 आ रहा है।
यानी अपन इसको स्प्लिट करेंगे तो कौन से दो नंबर में 16 और 25, यानी -16 और -25 लेना पड़ेगा। देखो दोनों को ऐड करेंगे तभी 41 आएगा। अब माइनस में चाहिए तो जब दोनों को माइनस में लूंगा तब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस में भी आंसर आ जाएगा। यानी 41 को अपन कौन से दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, -16 एंड -25 में। तो अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो n स्क्वायर -41 को क्या लिख सकते हैं, -16n और -25n, आगे +400 लिखा रहने। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों से n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n -16, इन दोनों से -25 कॉमन निकाल लो। पहले में माइनस लगा तो माइनस भी कॉमन निकाला जाता है, जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस वाला प्लस में बचेगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। अब ये है 16 गुणे 25 से 25 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 16। अब इन दोनों में देखो n-16 ब्रैकेट के अंदर कॉमन है दोनों में, तो n-16 क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो इसका क्या बचेगा n और इसका क्या बचेगा -25, बराबर में क्या करो, 0 लेके चलो इसको फैक्टराइजेशन में। ये अब एक बार n-16 को 0 के बराबर करके n की वैल्यू निकालो तो कितनी निकलेगी, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। अब एक बार n-25 को, दो फैक्टर बन गए ना अपने पास, इसी को तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन में। तो n-16 को 0 के बराबर करके एक n की वैल्यू ये निकाला, एक बार n-25 को 0 के बराबर करके n की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, n = 25। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब ये देखो अपने पास यहाँ पे n की दो वैल्यू आ रही, मतलब या तो n की 16 रो बनेगी, 16 रो में या तो पूरा लॉग खत्म होगा या तो 25 रो में जाके लॉग पूरा खत्म होगा। तो यहाँ दो वैल्यू इसलिए निकल रही हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसलिए दो वैल्यू आ रही है। वर्ग समीकरण हमेशा कितनी वैल्यू देता है, दो वैल्यू, इसलिए यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है, मतलब कितने रो अपने बनेंगे, वो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला आंसर सही होगा, तो इसके लिए क्या करो आप, ये जो अपना n की वैल्यू जो 200 निकली, इसमें से किसी भी एक को लेके ये चेक कर लो सम वाला फॉर्मूला लगा के कि 200 लॉग कितने में आ रहे हैं, 16 टर्म के सम में 200 आ रहा है कि 25 टर्म के सम, 25 टर्म तक का सम करेंगे तो 200 आएगा। दोनों में से किसी एक में 200 आएगा, जिसमें 200 आ जाए वो सही है। तो चेक किसी एक ही को करना है, अगर 200 उसमें आ गया तो मतलब वही वाला है, और अगर नहीं आ रहा तो मतलब दूसरा वाला नंबर है। तो चलो अपन n = 16 को रख के चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, सम लगा के फॉर्मूला। तो जैसे मान लो हम 16 टर्म का सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 16/2 × 2a, a की वैल्यू कितनी है 20, प्लस n-1, यानी 16 - 1 करूँगा 15, t की वैल्यू कितनी है -1। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से इससे काट दो कितना हो जाएगा 8, ये 8 बचा, ये कितना हो जाएगा 40, 15 गुणे -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा -15, ठीक है ना। 8 और 40 में से 15 माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 25, 25 8 कितना हो गया 200। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 16 टर्म बनेंगे, टोटल 16 रो बनेंगे, 16 रो में 200 लॉग जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, 25 तक पहुँचेगा ही। मतलब अपना आंसर कौन सा है, ये वाला, टोटल 16 टर्म है। आगे बात समझ। अब जब n पता चल गया, अपने से क्वेश्चन क्या पूछा था कि लास्ट रो में कितने लॉग, लास्ट रो यानी 16 टोटल 16 रो बनेंगे ना, तो लास्ट वाला जो रो है उसमें कितने लॉग आएंगे ये बताना है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट टर्म पूछ रहा है, 16 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो लगा दो nth टर्म वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, अब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 × d। तो 16 टर्म हमसे पूछा है, लास्ट रो अपना 16 बना है, उसमें कितने लॉग आएंगे वो बताना है, यानी 16 टर्म बताना है। 16वां पद, तो 16वें पद का फॉर्मूला a + 15d, रख दो वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 20 + 15, d की वैल्यू कितनी -1, 20 ± -15, 20 में से 15 माइनस हो गए तो 5। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना लास्ट रो है, यानी जो 16th रो बन रही है, उसमें केवल 5 लॉग आएंगे, यानी लास्ट में 5 डंडी का रो तैयार होगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो सब सिंपल है, क्वेश्चन को क्या डाटा दे रखा है और जो पूछा है उसके लिए अपने को क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, तो जो दे रखा है, जो पूछा है उसके लिए क्या जरूरत है अभी, तो जो दे रखा है उससे अपन कैसे निकालेंगे और फिर कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे लगा के सॉल्व करने की, चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अच्छे से समझना है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट बन जाएगा ना।